हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोगों का आज नई क्लास में। तो आज का हमारा लेक्चर है परमाणु अणु और आयन से संबंधित, जो कि फुल्ली कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें देखते हैं अध्याय समीक्षा के अनुसार सबसे पहले थ्योरी हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है। तो जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना, ये आपके सभी का क्या हो गए सारे, ये सभी आपके एलिमेंट्स तत्व हैं। उसके बाद पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा वह परमाणु कहलाता है, मतलब एटम कहलाता है। वह एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंध बनाते हैं अणु कहलाते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल यानी क्या होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2O, CO2, MgCl2, ये सारे आपके क्या है और अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है ना। अब कह रहा है अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है वो यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें H2O, CO2, NH3, Br2, CH4 इत्यादि से भी क्या है आपके यौगिक हैं। उसके बाद किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, है ना। किसी तत्व के जो सबसे छोटे कण वो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, मैग्नीशियम के परमाणु आदि से भी। उसके बाद बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। मास कंजर्वेशन लॉ क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और ना ही नाश होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वह चेंज हो जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखें सेकेंड पॉइंट है ये निश्चित अनुपात का नियम, है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि हाल ही में मतलब जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी आए थे क्वेश्चन। देखिए किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, है ना। उसके बाद दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। किसी एक तत्व का बात कर रहा है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट कल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ये डाल्टन के थ्योरी के अनुसार है। नेक्स्ट बात करें परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, AMU जिसे लिखते हैं शॉर्टकट में। अब स्टूडेंट्स मतलब इस यूनिट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का, है ना, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, है ना। किसी तत्व का या यौगिक का जो अणु होता है उसके सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। उसके जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ये एक परमाणु कहलाते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस से किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है। फॉस्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 है। तो ये एटॉमिसिटी क्या है, यहाँ पे एक बार ध्यान देना है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणुक कहलाता है। जैसे ओजोन हो गया आपका, ये त्रिपरमाणुक है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, जो है ना, चतुर्परमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे फॉस्फोरस आपका यहाँ पे हो गया। किसी तत्व के वे अणु जिनमें परमाणु संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे कि सल्फर S8, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं। अब ये देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। उसके बाद अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं, है ना। जो कि अक्रिय गैस जो होते हैं, इनर गैस, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन नहीं करने का कारण क्या है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अस्थायी होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। उसके बाद आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं।
बात करते हैं आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं बट परमाणु नहीं रह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है जो धनायन कैशन बनाता है, और दूसरा तत्व अधातु नॉन मेटल होता है जो ऋणायन एनायन बनाता है। मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, हिप है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होता है। इसी को एवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। और उसके बाद बात करें मोल पदार्थ की, वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या जैसे परमाणु, अणु, आयन या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है, तो इसको एक मोल कहा जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी सेक्शन जो है कि हमारा लगभग हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुना 10⁻23 होता है। इसी संख्या को एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उसका देखा किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, है ना। एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो ये थ्योरी सेक्शन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड थे। चलिए अब हम लोग जो कि यहाँ से अब क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको इस चैप्टर में जो है कि एकदम कंप्लीट कर देगा। देखें, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तथा 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिक्रित है। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोट एवं 0.9 ग्राम जो कि जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल ये बनाता है सोडियम एथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यहाँ पे आप इसका डिटेल सोल्यूशन देख पा रहे हैं। अभिकारकों का द्रव्यमान जैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 11.3 ग्राम आ गया है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स का जो मास है, हम लोग जैसे कार्बन का द्रव्यमान, फिर उसके बाद वाटर का द्रव्यमान, फिर उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पे क्या था कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, सबको जोड़ने पर भी आपका इक्वल सी आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, तो उसी नियम के अंतर्गत जो कि सभी रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएँ लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोजन करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखें यहाँ पे 2H2O प्लस O2 ये केमिकल इक्वेशन आपका यहाँ पे हो गया। उसका 4 ग्राम और 32 ग्राम। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का आपका 32 ग्राम है। ये 32 ग्राम कैसे आता है? चूँकि ऑक्सीजन का जो मास है वो आपका जो कि 16 ग्राम होता है, और यहाँ पे जो कि आप 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको 2 से गुना कर दिया गया तो 32 ग्राम आ गया। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन से संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत 8 ग्राम होती है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है कि आपका इसको थर्ड टाइम इसका हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 मॉलिक्यूल भी यहाँ पर भी इस तरह से जो कि आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, तो ये आपका जो है कि आपका कितना हो जाएगा 1648 ग्राम जो कि यहाँ पे बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिहित द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का परिणाम है? तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे N3H44 या NH4 जो है कि आपका यहाँ पे बन रहा है। बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रिहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? निश्चित अनुपात का नियम, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लॉ आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे देखें यहाँ पे मैग्नीशियम ये क्लोराइड है ना, ये जो है कि इसका वैलेंसी है दोनों का, और वैलेंसी से जो है कि यहाँ पे आपका केमिकल जो कि फॉर्मूला आपको बनाया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखें दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड भी आपको दिखाया गया है उसी तरह से। उसके बाद आपका कॉपर नाइट्रेट दिखाया गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखाया गया है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे आपके जो कि निश्चित अनुपात के नियम यहाँ पे बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए, जैसे बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा और पोटेशियम सल्फेट। तो क्या इसका उत्तर रहने वाला है? देखें, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड में विद्यमान तत्व कैल्शियम ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट में विद्यमान तत्व सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। पोटेशियम सल्फेट में विद्यमान तत्व पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन है। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। मोलर द्रव्यमान निकालना है एथाइन का
सल्फर अणु का, फॉस्फोरस अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए सभी का हम लोग यहाँ पे अब एक एक करके निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखें एथाइन का बात करते हैं। एथाइन जो है कि एल्काइन ग्रुप से आता है, एल्काइन ग्रुप से ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मोलर द्रव्यमान इसका 2 यहाँ पे दिएगा, 2 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, चूँकि 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का मास जो है कि 1 ग्राम होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया गया है। इस तरह से 26 ग्राम जो है इसका मोलर द्रव्यमान आ रहा है। उसी तरह से सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के एक अणु का द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है ना। तो इसका जो है कि टोटल मास कितना हो जाएगा, 8 मॉलिक्यूल्स है तो 8 × 32 करने पे आपको 256 ग्राम इसका मोलर मास जो है कि यहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरह से सारे का जो है कि यहाँ पे क्या किया गया है, मास को निकाल लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल नाइट्रोजन अणु का, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का, फिर 10 मोल सोडियम सल्फाइड का। यहाँ पे देखें इसका जो है कि निकाला जा रहा है द्रव्यमान। तो मास आपको यहाँ पे डायरेक्टली निकालना है। मास कैसे कैलकुलेट करना है, आपको जो है कि सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। यदि एटॉमिक नंबर याद है आपको, एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो उसका जो मास होता है ना अप्रोक्सीमेटली उसका जो कि डबल हो जाता है। एटॉमिक नंबर का डबल कर दीजिएगा, लगभग में जो आपको मास वैल्यू जो कि आ जाएगी। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही होता है या किसी भी केस में कम भी होता है ना। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 ग्राम हो जाएगा आपका ये, जो कि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर जो कि 7 होती है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 × 27 108 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और उसका मास जो है कि 13 दूनी 26 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप जो है इसको अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हैं। 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान, तो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 आपको फॉर्मूला के अनुसार देखिए सारे मॉलिक्यूल्स के मास इंडिविजुअली निकाल के फिर उसको जोड़ देने हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद मोल में परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पे आपको मोल में परिवर्तित करना है। जैसे देखिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैसे करना है, देखिए ऑक्सीजन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है आपका यहाँ पे टोटली 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1/32 मोल हो जाएगा। अब 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 12/32 कितना हो जाएगा 0.375 मोल। तो मोल कैसे निकाला जाता है आप लोग यहाँ से भी इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान आपका 18 ग्राम होता है। अतः 18 ग्राम जल में जल का 1 मोल कितना हो जाएगा 1/18 ग्राम। तो 20 ग्राम जल में कितना मोल हो जाएगा 20/18 कर देना है 1.11 मोल आपका आ जाएगा। तो मोल यहाँ पे जो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। अभी जैसे देखें 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल अणु। तो यहाँ पे आपको इसका द्रव्यमान निकालना है। तो अभी आपने लोगों ने द्रव्यमान से मोल निकाला, अब यहाँ से मोल से जो है द्रव्यमान उसको एक्सचेंज करना है रिवर्स। तो 16 ग्राम में हो जाएगा ऑक्सीजन एक परमाणु का द्रव्यमान। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तो आपको 0.2 से सिंपली गुणा कर देना है। जो भी आपको जो है उससे जो कि मोल से गुणा कर देना है। अब बात करते हैं 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या परिकलित कीजिए। कितने एल्यूमिनियम यहाँ पे आयन होने वाले हैं, चलिए कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 102 ग्राम हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान 102 ग्राम। 102 ग्राम में Al2 के अणुओं की संख्या अभी आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है किसी भी तत्व के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो है अणुओं की संख्या जो कि 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इसलिए 1 ग्राम में Al2 के अणुओं की संख्या, तो उसको डिवाइड करना है सिंपल सा। उसके बाद 0.05 ग्राम में Al2O3 के अणुओं की संख्या आपका यहाँ पे कितना बनने वाला है देख पा रहे हैं। इसको सिंपली क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आपका ये आ रहा है। और Al2 एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक है। एल्यूमिनियम आयन की संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको फिर जो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्मूला में Al2 एल्यूमिनियम 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 से गुना किया। ठीक है, संकेत किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 यूनिट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम जो कि आपके क्वेश्चन से जैसे भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए सारे क्वेश्चन जो कि वैसे ही कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों ने बहुत चीज़ में जो कि सीखा होगा, है ना। अगर ये वीडियो यदि आप लोगों को बढ़िया लग रहा है, यदि ये सीरीज़ ठीक लग रहा है, तो फर्दर कंटिन्यू जो है कि आप लोगों के बीच जो कि ये फुल्ली मतलब जो कि ये साइंस NCERT का जो सीरीज़ है ये पूरा चला जाएगा और जो है कि पूरा यहाँ पे जो कि आप लोगों के लिए इसको कराया जाएगा। इसके बाद जो है कि फिर हम लोग
अब वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद, अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद बात करते हैं डाल्टन ने अपनी अपनी जीविका किस रूप में शुरू की? शिक्षक के रूप में। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है? बहुपरमाणु आयन कहलाता है। एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता 1 होती है? हाइड्रोजन क्लोरीन। उसके बाद बात करें 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है? कार्बन 12 परमाणु का। हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या है? द्विपरमाणुक होते हैं, चूंकि हाइड्रोजन को H2 के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणु से बंध बनाता है? तो 4 बनाता है ना। उसके बाद 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा? 1 मोल होगा, चूँकि वाटर का जो क्या कहते हैं जो मास होता है वो 18 ग्राम ही होता है। एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन हो जाएगा आपका। एनायन जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, ऑक्साइड हो जाएगा आपका यहाँ पे। अस्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? है ना, अस्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात, ये J.L. प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। उसके बाद AMU का पूरा नाम क्या है? एम का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया वो थे डाल्टन, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपेक क्या काम करता है? तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। परमाणु त्रिज्या नापने की इकाई को क्या कहते हैं? इसको नैनोमीटर कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या है? देखिए, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। आयन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? देखें, अणु या परमाणु के समावेशित कण को आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिससे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टेड ये वन लाइनर क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो कि आपको यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन फिर जो कि रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा चैप्टर आज का ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज का जो भी चैप्टर है आपका उसका हम लोग जो कि डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, थ्योरी विद क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।